क्या आपने कभी एक बाज को देखा है जिसे हम ईगल भी कहते हैं? लगभग 70 साल उसकी उम्र होती है और जबरदस्त उसकी किलिंग स्किल्स होती हैं। वह बहुत ही बेहतरीन शिकारी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बाज एक बेहतरीन शिकारी होता है और 1 साल से 40 साल की उम्र तक वह अपनी लाइफ की पीक पर रहता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने शिकार करता है और बड़े शान से अपनी जिंदगी को जीता है। मगर 40 साल की उम्र होने पर उसकी लाइफ में बहुत तरह के कष्ट आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वह बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। 40 साल की उम्र में उसके पर अकड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके परों में उतनी ताकत नहीं रहती। 40 साल की उम्र में जिन पंजों से वह शिकार करता है वह पंजे टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में उसकी जो धारदार चोंच होती है वो भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे शिकार करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अब वो ऐसी बुरी सिचुएशन में आकर क्या करता है, उसके सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, या तो वह मरे हुए शिकारों को जैसे कि गिद्ध खाते हैं उन्हीं को खाना शुरू कर दे, या नंबर 2, जब उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, उसकी चोंच टेढ़ी हो चुकी है, पंजे टेढ़े हो चुके हैं, पर उसके अकड़ रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं, तो वो अपनी जिंदगी को त्याग दे भूखा रहकर। लेकिन बाज इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता। वो चूज करता है ऑप्शन सी, जो कि होता है वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। उस ऊंची चोटी पर जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी उस टेढ़ी चोंच से वह अपने सारे परों को कुतरना शुरू करता है। जब वह अपने परों को कुतरना शुरू करता है उसके बाद उसके नए पर आना चालू हो जाते हैं। उसके जो टेढ़े हुए नाखून थे वे उन नाखूनों को बहुत जोर जोर से चट्टान पर जाकर रगड़ता है। इतना जोर से रगड़ता है कि उसके नाखूनों में से खून आना शुरू हो जाता है और आखिर में उसके वह नाखून टूट जाते हैं। और तीसरी चीज वह क्या करता है कि जो उसकी चोंच टेढ़ी हो गई थी वह उस चोंच को जोर जोर से चट्टान पर मारता है और चट्टान पर मार मार के अपनी उस चोंच को तोड़ देता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कुछ ही महीने के बाद उसके नए पर निकलाते हैं। कुछ ही महीने के बाद प्रकृति उसको नए नाखून दे देती है। कुछ ही महीनों के बाद उसकी जो टूटी हुई चोंच थी वह फिर से नई उगाती है और वह फिर से पूरी शक्ति के साथ अपनी पुरानी लाइफ में चला जाता है और अगले 30 साल तक अपनी जिंदगी जीता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं। या तो हम भी उन कष्टों में ऑप्शन ए या बी को अपनाएं या फिर ऑप्शन सी को चुनें, जैसा कि बाज चुनता है और अगले 30 साल शानदार जिंदगी को जीता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुसीबतों का नाम ही जिंदगी है। हमें अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकने और ओवरकम करना है हर तरह की प्रॉब्लम से। तो अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अपने हीरो से, जिन्होंने अपनी वीडियोस हमें भेजी और बहुत ही सुंदर मैसेज आप सबके लिए दिया। Hello, I am Kalyani of class 10th. I love doing online homeworks and attend online classes from Dinanath Public School. Hello everyone, I am Priyanka of class 8. I am enjoying doing online homework and attending online classes from Dinanath Public School. Thank you so much. Hello everyone, my name is Suhani and I love doing online homework from Dinanath Public School. Hello, my name is Janvi. I read in 5th class. I love online homework from Dinanath Public School. Hello, my name is Suraj. I read in class 6th. I like doing online homeworks from Dinanath School. Hello, I am Bhumi of class 7th. I love doing online homework and attend online classes from Dinanath Public School. Hello, my name is Himadri Vardman of class 3rd. I love doing my online homework from Dinanath Public School.
Hello, I am Nitesh of class 7. I love doing online homework and attend online classes from Dinanath Public School. Thank you. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am Divya of class 10th. I love doing online homework and attend online classes from Dinanath Public School. Thank you. Hello, I am Hibza of class 6. I like doing online homework and online classes from Dinanath Public School. Thank you. My name is Anushka of class 6. I love online homework. I love online classes from Dinanath Public School. Hello, I am Anha of class 5th. I like online homework, online classes from Dinanath Public School. Hello, my name is Karthik, class 5, online classes Dinanath Public School. Thank you. तो देखा किस तरह से बच्चे अपना ऑनलाइन होमवर्क एंजॉय कर रहे हैं। यदि आप भी हमारे चैनल पर आना चाहते हैं तो अपनी इस तरीके की क्लिप हमें भेजिए और हम आपकी क्लिप को दिखाएंगे अपने चैनल पर। तो मैं चाहता हूं आप उन सब बच्चों के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अब समय हो चला है क्विज का। मेरा पहला क्वेश्चन है कि बाज की उम्र कितने साल की होती है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 40 साल, ऑप्शन सी 50 साल या ऑप्शन डी 70 साल। मेरा सेकंड क्वेश्चन है बाज की चोंच, नाखून और पर किस उम्र में जाकर खराब होना शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 40 साल, ऑप्शन बी 45 साल, ऑप्शन सी 50 साल, ऑप्शन डी 60 साल। मेरा तीसरा क्वेश्चन है जब बाज की चोंच, नाखून और पर खराब हो जाते हैं तो बाज क्या करता है? ऑप्शन ए वह गिद्धों की तरह मरे हुए जीवों को खाना शुरू कर देता है, ऑप्शन बी वह अपनी लाइफ को त्याग देता है भूखा रहकर, ऑप्शन सी वह तीसरा रास्ता चुनता है जिसमें उसकी चोंच, पर और नाखून दोबारा उगाएं। तो दोस्तों आपको मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप भी अपने कामों को करने में टाल मटोल करते हैं, उनको करने में आलस करते हैं और सोचते हैं कि इस काम को कल करूँगा, इसको परसों करूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी तो सोने दो, अभी तो टीवी देखने दो, अभी तो मोबाइल में गेम खेलने दो। हम ऐसे ही करते करते अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को कल पर डालते हैं, परसों पर डालते हैं और बहुत सारे काम हमारे मिस हो जाते हैं, जिसके कारण हमें अपनी लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है और हम अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को भी अचीव नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सचदेव और आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के द्वारा इंस्पायर करूंगा कि आप अपने कामों को टाल मटोल करना भूल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और जो लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे उनके नेम्स को हम अनाउंस करेंगे अपने आने वाली अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप सब ने बचपन में वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, खरगोश की और कछुए की, जहां पर खरगोश बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। शुरू में तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है लेकिन सोचता है कि कछुआ बहुत स्लो है, उसको अंडर एस्टिमेट करता है और आधे रास्ते में जाकर वह सो जाता है। सोचता है मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, कुछ देर आराम करता हूं, कछुआ तो आता रहेगा। मगर उसकी आंख बहुत गहरी लग जाती है और कछुआ उस रेस को जीत जाता है। इस कहानी से हमने यह सीखा था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे भी स्टोरी है जो कि किसी भी स्कूल में, किसी भी बुक में नहीं बताई जाती। तो आज मैं आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगा जिससे कि आप अपने कामों में आलस करना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि जब खरगोश हार जाता है कछुए से तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है
और वो फिर जाकर कछुए के पास कहता है कि मुझे तेरे साथ दोबारा रेस लगानी है। कछुआ उससे रेस के लिए हाँ कह देता है। अब जब दोबारा रेस शुरू होती है तो इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकता और बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाता है और कछुआ धीरे धीरे आता रहता है, लेकिन खरगोश उस रेस को बहुत इजीली जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। यानी जो व्यक्ति फास्ट भी है, जो व्यक्ति कंसिस्टेंट भी है, वो हमेशा स्लो एंड स्टडी को बीट कर देगा, यानी वो हमेशा स्लो एंड स्टडी को हरा देगा। तो हमें अपनी लाइफ में स्लो एंड स्टडी तो रहना था, लेकिन वो पहली स्टेज थी। हमें उसके अंदर और प्रैक्टिस करनी है और खुद को स्लो एंड स्टडी से फास्ट एंड कंसिस्टेंट बनाना है, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत फास्ट है। अगर आप फास्ट नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे। अब होता ये है कि ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कछुआ फिर से जाकर अपने दोस्त खरगोश को कहता है कि एक बार फिर से हम रेस लगाते हैं। इस बार जो वो रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते में जो रेस का एंड पॉइंट होता है वो एक नदी के दूसरे किनारे पर होता है। तब होता ये है कि उन्हें 10 किलोमीटर तक ग्राउंड पे दौड़ना होता है और उसके आखिर में एक नदी आती है और नदी को क्रॉस करके दूसरे छोर पर एंड पॉइंट को पहुंचना होता है। तो जो व्यक्ति उस नदी को क्रॉस करके एंड पॉइंट तक पहुंचेगा वो विनर कहलाएगा। अब खरगोश सोचता है कि नदी को मैं तो पार कर नहीं पाऊंगा और कछुए को 10 किलोमीटर चलने में एक दिन लग जाएगा। तो वो दोनों एक सलाह करते हैं, वो दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। कछुआ क्या करता है कि पहले जो ग्राउंड की रेस होती है 10 किलोमीटर की, उसमें खरगोश की पीठ पर सवार हो जाता है, यानी खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उस 10 किलोमीटर को 10 मिनट में ही पार करवा देता है। अब जब खरगोश नदी के पास पहुंचता है तो उसे तैरना नहीं आता, तो इस केस में कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसे नदी पार करा देता है और दोनों एक ही समय पर एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, यानी दोनों के दोनों इस रेस को जीत लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टीम वर्क इज द बेस्ट, यानी बेस्ट है टीम वर्क। फास्ट एंड कंसिस्टेंट भी अच्छा है, लेकिन कोई भी फास्ट एंड कंसिस्टेंट व्यक्ति हर काम को स्वयं नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता अपनी लाइफ में पड़ती है बहुत सारे कामों के लिए। आप किसी भी कंपनी के सीईओ को देख लीजिए, किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को देख लीजिए, उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को ले रखा होता है, क्योंकि उन्हें हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो हर फील्ड के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट को हायर कर ही लेते हैं और हर फील्ड में एक नया मुकाम को छूते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाटा कंपनी इसका एग्जाम्पल है, रिलायंस इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में आपको यह सब देखने को मिलता है। क्योंकि रतन टाटा को सारे काम खुद नहीं करने, इसलिए उन्होंने एक अच्छी टीम को हायर कर लिया। इसलिए टाटा जो है वो टाटा स्काई भी बनाती है, टाटा कार भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है। तो इससे हमें यह जानने को मिलता है कि अगर हम एक टीम में काम करेंगे तो हम नई बुलंदियों को छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है आज की क्विज का। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पहली रेस में खरगोश क्यों हार गया था। उसका आंसर है ऑप्शन ए, कछुआ बहुत तेज दौड़ता था इसलिए खरगोश हार गया। ऑप्शन बी, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने कछुए को अंडर एस्टिमेट किया और रास्ते में रेस्ट ली इसलिए वह हार गया। तो आपको इनमें से ए या बी जो भी आंसर होगा उससे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड वाली रेस में खरगोश जीता, उससे हमें क्या सीखने को मिला। ऑप्शन ए, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, या ऑप्शन बी, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो आपको मुझे बताना है इसमें से ऑप्शन ए है या बी है कमेंट बॉक्स के अंदर। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें थर्ड रेस से क्या सीखने को मिला। ऑप्शन ए, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ऑप्शन बी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, या ऑप्शन सी, टीम वर्क इज द बेस्ट। तो आपका जो भी आंसर हो, आपने मुझे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है और हम आपके नेम्स को अनाउंस करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको अपनी लाइफ में तरक्की नहीं मिल रही, अपनी लाइफ को उन्नति की राह पर आप नहीं ले जा पा रहे, तो आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग बात बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी जान सकेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ऊंचाई के नए मकामों को छू सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां पर बलदेव नाम से एक व्यक्ति रहा करता था और पेशे से वह लकड़हारा था। वह एक लकड़ी के आरे पर काम किया करता था, जहां पर वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और आरा फैक्ट्री में लकड़ियों को दे दिया करता था और उसे उसके बदले में तनख्वाह दी जाती थी। कुछ समय के बाद उस फैक्ट्री में एक नए इंसान को भी लकड़हारे की नौकरी पर रखा गया। तो उस नए व्यक्ति ने भी जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू किया, लेकिन कुछ महीने के बाद ही उस नए व्यक्ति की तनख्वाह को बढ़ा दिया गया, क्योंकि वह जंगल से ज़्यादा लकड़ियां काट कर ला रहा था। तो बलदेव को लगा कि मैं इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मगर मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जा रही, लेकिन इस नए इंसान को, जो अभी 4 महीने पुराना ही है, उसकी तनख्वाह कंपनी ने 4 महीने में ही बढ़ा दी। तो बलदेव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर उस फैक्ट्री के मैनेजर से पूछा कि भाई, मैं तो पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और तुमने इस नए इंसान की तनख्वाह सिर्फ 4 महीने में ही दुगनी कर दी। तो मैनेजर ने उसे बोला, बलदेव, ये इंसान तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर दे रहा है, इसलिए हमने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अगर तुम भी हमें ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर दो तो हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। अब बलदेव सोचने लगा कि मैं इतना पुराना होते हुए, इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी जितनी लकड़ियाँ काट रहा हूँ, और ये नया लड़का जिसको कोई तजुर्बा भी नहीं है मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट सकता है। उसे शक होने लगा। तो बलदेव ने जंगल में जाकर छुपकर उस लकड़हारे पर नज़र रखना शुरू किया। बलदेव ने देखा कि वो काम तो ठीक उसकी तरह ही कर रहा है, ताकत भी उतनी ही लगा रहा है, लेकिन जब शाम हो गई उसे देखते देखते, तो बलदेव ने पाया कि उसकी लकड़ियों का ढेर काफ़ी ज़्यादा था। बलदेव को समझ ना आया कि ये ताकत भी उतनी लगा रहा है, काम भी उतना कर रहा है, बीच में जितनी देर मैं रुकता हूँ उतनी देर वो भी रुक रहा है, जितनी देर मैं खाना खाने में लगाता हूँ या विश्राम करता हूँ उतना ही समय उसे भी लगता है, तो उसकी लकड़ियाँ शाम होते होते ज़्यादा कैसे हो जाती हैं। इस बात पर वह काफ़ी हैरान हुआ और आखिरकार उसने उस नए लड़के से जाकर पूछ लिया कि भाई, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ मगर तुम्हारी लकड़ियों की क्वांटिटी शाम को इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। उस नए लड़के ने कहा कि ज़रा ठीक है, तुम मेरे सामने लकड़ी काट कर दिखाओ। बलदेव ने अपनी कुल्हाड़ी ली और उससे लकड़ी को काटा। जब बलदेव ने लकड़ी को काटना शुरू किया तो उसे काटने में काफ़ी समय लग रहा था। हालांकि बलदेव पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोर के साथ उस पर प्रहार कर रहा था, मगर फिर भी लकड़ी देर से कट रही थी। तो उस नए लकड़हारे ने पूछा कि तुम मेहनत तो पूरी कर रहे हो, जान तो पूरी लगा रहे हो, फिर भी लकड़ी देर से क्यों कट रही है। एक काम करो, तुम मेरी कुल्हाड़ी लो और इस कुल्हाड़ी से एक बार दोबारा कोशिश करो। जब बलदेव ने उसकी कुल्हाड़ी से दोबारा प्रयास किया तो वही लकड़ बहुत जल्दी से कट गई। तो उस नए लकड़हारे ने पूछा, बलदेव, तुमने कितने समय से अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाई। तो बलदेव ने बोला, धार वो तो मैंने कई साल पहले लगाई थी। तो उस नए लकड़हारे को समझ में आया कि बलदेव ताकत पूरी लगा रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पर धार नहीं है, जिसके कारण वो कम लकड़ियां काट पा रहा है और जो भी लकड़ वो काटता है अपनी सिर्फ ताकत के कारण काट रहा है। अदरवाइज तो
उसकी कुल्हाड़ी में तो कोई धार ही नहीं है। तो इस बात से हमें भी यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी पर हमेशा धार लगाते रहना चाहिए। यानी अगर हम ज़िंदगी में उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में हर रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। नए तरीके काम करने के आते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी काम हो। समय के साथ साथ हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है, तो हमें भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछूंगा कुछ प्रश्न और आपको देने हैं उसके उत्तर। यदि आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे तो हम आपका नेम अनाउंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पहला क्वेश्चन है, बलदेव इतने वर्षों से नौकरी कर रहा था, फिर भी उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही थी? नंबर 1, बलदेव ने कभी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा ही नहीं। नंबर 2, बलदेव ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। और नंबर 3, क्योंकि नया लकड़हारा बलदेव से ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा था, इसलिए नए लकड़हारे की तो तनख्वाह बढ़ गई मगर बलदेव की तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो इसका उत्तर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बलदेव पूरी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों नहीं काट पा रहा था? मेरा ऑप्शन नंबर 1 है कि बलदेव के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। सेकंड ऑप्शन है बलदेव को टेक्निक नहीं आती थी। और मेरा थर्ड ऑप्शन है बलदेव की कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, जिसके कारण वह ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा था। तो आपको हमें बताने हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, और हम आपके नेम्स को अनाउंस करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप भी अपने कामों को करने में टाल मटोल करते हैं, उनको करने में आलस करते हैं और सोचते हैं कि इस काम को कल करूँगा, इसको परसों करूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी तो सोने दो, अभी तो टीवी देखने दो, अभी तो मोबाइल में गेम खेलने दो। हम ऐसे ही करते करते अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को कल पर डालते हैं, परसों पर डालते हैं और बहुत सारे काम हमारे मिस हो जाते हैं, जिसके कारण हमें अपनी लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है और हम अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को भी अचीव नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सचदेव और आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के द्वारा इंस्पायर करूंगा कि आप अपने कामों को टाल मटोल करना भूल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और जो लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे उनके नेम्स को हम अनाउंस करेंगे अपने आने वाली अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप सब ने बचपन में वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, खरगोश की और कछुए की, जहाँ पर खरगोश बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। शुरू में तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन सोचता है कि कछुआ बहुत स्लो है, उसको अंडर एस्टिमेट करता है और आधे रास्ते में जाकर वह सो जाता है। सोचता है मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, कुछ देर आराम करता हूं, कछुआ तो आता रहेगा। मगर उसकी आंख बहुत गहरी लग जाती है और कछुआ उस रेस को जीत जाता है। इस कहानी से हमने यह सीखा था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे भी स्टोरी है जो कि किसी भी स्कूल में, किसी भी बुक में नहीं बताई जाती। तो आज मैं आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगा जिससे कि आप अपने कामों में आलस करना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि जब खरगोश हार जाता है कछुए से तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और वो फिर जाकर कछुए के पास कहता है कि मुझे तेरे साथ दोबारा रेस लगानी है। कछुआ उससे रेस के लिए हाँ कह देता है। अब जब दोबारा रेस शुरू होती है तो इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकता और बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाता है और कछुआ धीरे धीरे आता रहता है, लेकिन खरगोश उस रेस को बहुत इजीली
जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। यानी जो व्यक्ति फास्ट भी है, जो व्यक्ति कंसिस्टेंट भी है, वो हमेशा स्लो एंड स्टडी को बीट कर देगा, यानी वो हमेशा स्लो एंड स्टडी को हरा देगा। तो हमें अपनी लाइफ में स्लो एंड स्टडी तो रहना था, लेकिन वो पहली स्टेज थी। हमें उसके अंदर और प्रैक्टिस करनी है और खुद को स्लो एंड स्टडी से फास्ट एंड कंसिस्टेंट बनाना है, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत फास्ट है। अगर आप फास्ट नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे। अब होता ये है कि ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कछुआ फिर से जाकर अपने दोस्त खरगोश को कहता है कि एक बार फिर से हम रेस लगाते हैं। इस बार जो वो रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते में जो रेस का एंड पॉइंट होता है वो एक नदी के दूसरे किनारे पर होता है। तब होता ये है कि उन्हें 10 किलोमीटर तक ग्राउंड पे दौड़ना होता है और उसके आखिर में एक नदी आती है और नदी को क्रॉस करके दूसरे छोर पर एंड पॉइंट को पहुंचना होता है। तो जो व्यक्ति उस नदी को क्रॉस करके एंड पॉइंट तक पहुंचेगा वो विनर कहलाएगा। अब खरगोश सोचता है कि नदी को मैं तो पार कर नहीं पाऊंगा और कछुए को 10 किलोमीटर चलने में एक दिन लग जाएगा। तो वो दोनों एक सलाह करते हैं, वो दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। कछुआ क्या करता है कि पहले जो ग्राउंड की रेस होती है 10 किलोमीटर की, उसमें खरगोश की पीठ पर सवार हो जाता है। यानी खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उस 10 किलोमीटर को 10 मिनट में ही पार करवा देता है। अब जब खरगोश नदी के पास पहुंचता है तो उसे तैरना नहीं आता, तो इस केस में कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसे नदी पार करा देता है और दोनों एक ही समय पर एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यानी दोनों के दोनों इस रेस को जीत लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टीम वर्क इज द बेस्ट, यानी बेस्ट है टीम वर्क। फास्ट एंड कंसिस्टेंट भी अच्छा है, लेकिन कोई भी फास्ट एंड कंसिस्टेंट व्यक्ति हर काम को स्वयं नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता अपनी लाइफ में पड़ती है बहुत सारे कामों के लिए। आप किसी भी कंपनी के सीईओ को देख लीजिए, किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को देख लीजिए, उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को ले रखा होता है, क्योंकि उन्हें हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो हर फील्ड के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट को हायर कर ही लेते हैं और हर फील्ड में एक नया मुकाम को छूते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाटा कंपनी इसका एग्जाम्पल है, रिलायंस इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में आपको यह सब देखने को मिलता है। क्योंकि रतन टाटा को सारे काम खुद नहीं करने, इसलिए उन्होंने एक अच्छी टीम को हायर कर लिया। इसलिए टाटा जो है वो टाटा स्काई भी बनाती है, टाटा कार भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है। तो इससे हमें यह जानने को मिलता है कि अगर हम एक टीम में काम करेंगे तो हम नई बुलंदियों को छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है आज की क्विज का। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पहली रेस में खरगोश क्यों हार गया था? उसका आंसर है ऑप्शन ए, कछुआ बहुत तेज दौड़ता था इसलिए खरगोश हार गया। ऑप्शन बी, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने कछुए को अंडर एस्टिमेट किया और रास्ते में रेस्ट ली इसलिए वह हार गया। तो आपको इनमें से ए या बी जो भी आंसर होगा उससे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड वाली रेस में खरगोश जीता, उससे हमें क्या सीखने को मिला? ऑप्शन ए, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, या ऑप्शन बी, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो आपको मुझे बताना है इसमें से ऑप्शन ए है या बी है कमेंट बॉक्स के अंदर। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें थर्ड रेस से क्या सीखने को मिला? ऑप्शन ए, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ऑप्शन बी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, या ऑप्शन सी, टीम वर्क इज द बेस्ट। तो आपका जो भी आंसर हो, आपने मुझे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है और हम आपके नेम्स को अनाउंस करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। चाहे आप छोटे बच्चे हैं या एक बड़े वयस्क, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं या दफ्तर में जॉब, आप जो भी कार्य करते हैं, ये स्टोरी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आपकी संपूर्ण लाइफ इस वीडियो को देखने के बाद चेंज हो सकती है। तो ये स्टोरी है एक समुद्र की और एक चिड़िया की। समुद्र और चिड़िया दोस्त होते हैं। एक बार की बात है, चिड़िया समुद्र से मिलने के लिए आ रही होती है। तो रास्ते में वह देखती है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे पर बैठा रो रहा होता है और वह समुद्र को कोस रहा होता है कि समुद्र चोर है, समुद्र ने मेरा खिलौना निगल लिया। यहाँ समुद्र के किनारे बैठकर मैं अपने खिलौने से खेल रहा था कि अचानक एक बड़ी लहर आई और मेरे खिलौने को खींचकर अंदर ले गई। तो वह रो रहा होता है और समुद्र के किनारे पर लिख डालता है कि समुद्र चोर है। वह चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक मछुआरा समुद्र किनारे बैठकर रो रहा होता है, समुद्र को कोस रहा होता है और समुद्र को अपशब्द कह रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों रो रहा है, क्यों समुद्र को कोस रहा है, क्यों समुद्र को गाली दे रहा है, तो वह कहता है, आज यह समुद्र मेरी मच्छियों से भरी नाव को निगल गया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसी एक नाव से मच्छियों को पकड़कर मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। आज मेरे पर बहुत सारा कर्जा है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? उन कर्जदारों का जो रोज़ रोज़ मुझसे पैसे मांगने आते हैं, उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो ये थोड़ी बहुत पूंजी थी और आज इस पूंजी को भी ये समुद्र मुझसे निगल गया। थोड़ा और आगे जाने पर चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी माँ रो रही होती है और समुद्र को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है, समुद्र को बहुत ज़्यादा अभिशाप दे रही होती है। जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों रो रही है, तो वह कहती है कि आज ये समुद्र मेरे पोते को निगल गया। मेरा पोता समुद्र में नहाने गया था और समुद्र की इस लहरों ने उसे अंदर खींच लिया। वही मेरी आखिरी उम्मीद था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरा तो बेटा और बहू भी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा पोता ही थे। आज इस समुद्र ने मेरे उस जिगर के टुकड़े को भी निगल लिया। तो वह चिड़िया दुख से भरी हुई समुद्र से पूछ डालती है कि ऐ समुद्र, तू अपनी सीमाओं का क्यों उल्लंघन करता है? तू क्यों अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे जाता है और लोगों को इतना कष्ट देता है? उनके अपनों को, उनके सामानों को तू खींच लेता है और लोग तुझे प्रतिदिन कोसते रहते हैं। तो समुद्र कहता है, तू सही कहती है, मगर मैं चाहता हूँ कि तू एक बार कल फिर आना और कल फिर मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा। तो अगले दिन जब चिड़िया समुद्र से मिलने आती है तो वह क्या देखती है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे पर खूब नाच रहा होता है, खूब मस्ती से झूम रहा होता है और समुद्र को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहा होता है, समुद्र का थैंक यू कर रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों खुश हो रहा है, तो वह कहता है, देखो आज मुझे इस समुद्र से ये बॉल मिली, ये कितनी सुंदर और कितनी कीमती बॉल है, क्योंकि समुद्र ने ज्वार भाटा आने के कारण रात का कचरा बाहर फेंक डाला था, जिसमें वो बॉल भी उस बालक को मिल गई और वह बालक बहुत प्रसन्न हो रहा था। थोड़ा आगे जाने पर चिड़िया देखती है कि एक मछुआरा समुद्र को प्रणाम कर रहा होता है, समुद्र का बहुत धन्यवाद कर रहा होता है, खुशी से नाच रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों इतना झूम रहा है, क्यों इतना खुश हो रहा है, तो वो कहता है कि आज मैंने देखो पूरी नाव भरकर मछलियाँ पकड़ी हैं। मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा था और कई दिनों से मेरी जाल में बस थोड़ी बहुत ही मछलियाँ फंस पा रही थी, जिससे मैं अपने परिवार का भी पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहा था। हमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। तो आज इस समुद्र ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आज मेरी पूरी नाव इन मच्छियों से भरी हुई है। अब मैं इसे बाज़ार में बेचूंगा और अपने घर का राशन पानी पूरा करूंगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मनी होगी उस एक्स्ट्रा धन से मैं अपना कर्जा उतारूंगा। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है और आगे वह क्या देखती है कि एक बूढ़ी माँ समुद्र को प्रणाम कर रही होती है। वो समुद्र को माथा टेक रही होती है और समुद्र का गदगद भाव से धन्यवाद कर रही होती है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों समुद्र का इतना धन्यवाद कर रही है, तू क्यों समुद्र को इतने प्रणाम कर रही है, तो वह कहती है कि देखो आज इस समुद्र ने मुझे क्या दिया। इसने मुझे एक विशाल सीप प्रदान की और इस सीप के अंदर से मुझे यह सच्चा मोती मिला जो कि बहुत ही कीमती है। इस मोती को बेचकर मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल पाऊंगी। हम बहुत ही गरीब हैं और बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है।
लेकिन अब इस मोती को पाने के बाद मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूंगी और अपना बुढ़ापा आसानी से बिता सकूंगी। तो इन सारी बातों को देखते हुए जब चिड़िया समुद्र के पास गई तो समुद्र ने कहा, ऐ चिड़िया, अब तू ही बता कि मैं किसकी बात को सुनूं? मैं कल वाले बच्चे की बात को मानूं या आज वाले बच्चे की बात को सुनूं? मैं कल वाले मछुआरे की बात को सुनूं या मैं आज वाले मछुआरे की बात को सुनूं? मैं कल वाली बुढ़िया की बात को सुनूं या आज वाली इस बुढ़िया अम्मा की बात को सुनूं? तो तू ही बता, मुझे किसका चुनाव करना चाहिए? मैं तो बिना किसी की बात को सुने सिर्फ अपना काम करता हूँ, और जो मुझे प्रकृति में काम करने को मिला है मैं तो सिर्फ उसी का पालन करता रहता हूँ। अब हर कोई मुझे अपने अपने भावों के अनुसार ही प्रणाम करता है, अपने अपने भावों के अनुसार ही मुझे कोसता है, तो मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ ही निभाता हूँ। बाकी ये सब लोग अपने अपने भावों के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मेरा शुक्रिया या मुझे कोसते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि को पाना चाहते हैं, और उसके लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। बार बार वे आपसे कहते हैं कि पिछली बार भी तू फेल हुआ था, पिछली बार भी तुझसे नहीं हो पाया था, तो तू आगे कैसे करेगा? वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। मगर यदि आप उनकी बात को बिना सुने अपना कार्य करते हैं और अपने उस गोल को हासिल करते हैं और लाइफ में कोई मकाम पा लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यही लोग बाद में आपको प्रणाम भी करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव लोग आपको आपकी योग्यताओं की वजह से नहीं कोस रहे होते, आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से नहीं डरा रहे होते। ये तो आपको कोसते हैं, ये तो आपको डराते हैं, ये तो आपको डीमोटिवेट करते हैं अपने अनुभव के कारण। तो जो उनका अनुभव है अपनी लाइफ में, वो उसी अनुभव के बेस पे आपको जज करते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनसे आपको नेगेटिव सलाहें मिलती हैं, आज आप उन सभी नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर हटा दीजिए। यदि वो आपके परिवार के सदस्य हैं तो उनसे कोई सलाह ना लीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की जो आपको मोटिवेट करें, अच्छे चैनल्स को देखने की जो आपको मोटिवेट करें। आप हमारे चैनल से भी बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट पा सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको नॉलेज एक्सपर्ट के चैनल से ज़रूर एक वीडियो को प्रतिदिन देखना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में, आपको अपने सपनों को पूरा करने में। दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपने वाकई इस वीडियो से कुछ लर्निंग ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप भी आज से पॉजिटिव लोगों का संग करेंगे? क्या आप भी आज से मोटिवेशनल वीडियोस को देखेंगे? क्या आप भी आज से मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ेंगे? यदि आपका जवाब है हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में यस कहिए। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का सदस्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। और जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपके बच्चे आपका सारा कहाँ मानते हैं? क्या आपके बच्चे अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट करते हैं? क्या आपके बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं? क्या आपके बच्चे डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो क्या आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को और एनहांस करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपका जवाब है ना, आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 12 मिनट रोजाना देकर आप अपने बच्चों को बना सकते हैं सक्सेसफुल और महान। जी हाँ, दिन में सिर्फ 3 बार 4-4 मिनट के लिए आपको ये करना है, और उसके बाद आप बना पाएंगे अपने बच्चों को गुणों की खान। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम है राकेश सचदेव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्या क्या करके आप अपने बच्चों की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको बना सकते हैं बहुत ही ओबीडियंट और होनहार बच्चे, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की काम की वीडियोस आपको रेगुलरली समय पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि बहुत वर्ष पहले एक इंसान किसी गांव में एक साधु बाबा के पास गया और उन साधु बाबा के पास जाकर वह बोलने लगा कि साधु महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे तरह तरह की बातें कहते हैं, कोई लोग मुझे डराते हैं, कोई लोग मुझसे ये कहते हैं कि ये काम तेरे बस का नहीं है, तुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ लोग मुझे बहुत पॉजिटिव बातें भी कहते हैं। तो साधु महाराज ने उसे एक समाधान रूप में अपनी झोली में से एक चमकता हुआ पत्थर दिया और उससे कहा कि जरा मार्केट जा, बाजार जा और इस पत्थर का जरा मोल तो लगवा कर आ, पर ध्यान रखे कि इस पत्थर को आपको बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता कर आओ। तो वह इंसान सबसे पहले बाजार गया और बाजार जाकर वह एक सेब वाले से मिला। उस सेब वाले को उसने वह पत्थर दिखाया। उस पत्थर को देखकर सेब वाले की आंखें बहुत चौंधिया गई। उसने कहा, ये चमकता हुआ पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसके लिए मैं तुझे 1 किलो सेब दे सकता हूं। उस इंसान ने कहा, मेरा पत्थर मुझे दीजिए, धन्यवाद, मुझे इसे नहीं बेचना। अब वह आगे उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा, वो भी चकाचौंध रह गया कि इतना चमकीला पत्थर, ये तो बहुत कीमती लगता है, इसके लिए तुझे मैं 2 बोरी आलू की दे सकता हूं। उसने कहा, धन्यवाद, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वह उसे लेकर शहर के एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे देखा पत्थर को और वह भी चुंधिया गया। उसने कहा, इसके लिए मैं तुझे 20 लाख रुपए दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब उस कीमती पत्थर को लेकर वह एक जौहरी के पास गया, जो कि सिर्फ हीरों के और बड़े बड़े कीमती पत्थरों का ही व्यापारी था। उस जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसने जमीन पर एक चादर बिछाई, उस चादर पर उस चमकीले पत्थर को रखा। उस पत्थर को रखने के बाद उसने उसे प्रणाम किया और उस व्यक्ति से कहा, ये पत्थर तो करोड़ों रुपए का है। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया और बाबा के पास गया। उसका मन बहुत सारे अनेक प्रश्नों से भरा हुआ था। बाबा ने उसे देखा और उसे बोला कि देख बच्चा, कि जिस तरीके से ये पत्थर तेरे पास था, लेकिन तू जब सेब वाले पे गया तो उसने इसकी मूल्य कुछ और आंका, सब्जी वाले ने कुछ और आंका, जौहरी ने कुछ और आंका, सुनार ने कुछ और आंका। इसीलिए मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू भी एक हीरा ही है, इसीलिए लोगों की बातों पे ध्यान मत दे। लोग तुझे अपने अपने हिसाब से आंक रहे हैं, जैसा कि हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अलग अलग लोग हमें, हमारे बच्चों को बहुत तरीके के सजेशंस देते हैं, लेकिन ये सब उनके सजेशंस हैं। हम क्या हैं ये हम खुद जानते हैं, इसलिए हम भी एक हीरे की तरह हैं। हमें लोगों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालना, हमें अपने अनुसार अपनी लाइफ को चमकाना है, चमकते हुए हीरे की तरह रहना है। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से दिन में सिर्फ 3 बार 4-4 मिनट देकर आप अपने बच्चों को बना सकते हैं बहुत ही महान और सक्सेसफुल। देखिए, हमारे डे टू डे लाइफ में 3 ऐसे समय होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन समय का हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो 3 समय कौन से होते हैं? सबसे पहला समय होता है सुबह, जिस समय बच्चा नींद से जगता है। उस समय सबसे ज्यादा बच्चे को जरूरत होती है केयरिंग की, प्यार की, अपनापन की। तो हमें उसको जब जगाते हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, और वो जगता नहीं है, तो हम उस पर चिल्लाते हैं और उसको कई कई नामों से बुलाते हैं कि भाई तुम कुंभकर्ण हो, और कुछ कुछ नाम लगा के, और उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। तो जब उसके दिन की शुरुआत ही डांट फटकार से होती है और नेगेटिव शब्द हम उसे बोलते हैं, तो वही वाइब्रेशंस को लेकर अपने दिन में आगे स्कूल जाता है
और पूरा दिन उसका उसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ बीतता है। तो हमें सुबह उसको उठाते समय उसको डांटना नहीं है, उसको ऊपर चिल्लाना नहीं है, हमें उसकी सर पे हाथ को फेरना है, हमें उसकी पीठ को थपथपाना है और सुबह के 4 मिनट उसे बहुत प्यार से अपने गले लगा के अपने साथ सुलाना है। और जब 2-4 मिनट हम उसके सर पे प्यार भरा हाथ फेरेंगे, धीरे धीरे उसको जगाएंगे, तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो समय से जगना शुरू कर देगा। जब आप उसे सुबह सुबह केयर देंगे, प्यार देंगे, तो उसकी धीरे धीरे हैबिट डेवलप होती जाएगी और अब आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अब वो सुबह सुबह आपकी केयर से, आपके प्रेम भरे टच से ही उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी और वह सुबह अपने आप उठना शुरू कर देगा। दूसरा समय होता है लंच का। जी हाँ, दूसरा समय होता है लंच का या फिर डिनर का, जिस समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और उस समय पूरे परिवार को अपने पूरे दिन का शेड्यूल आपस में डिस्कस करना चाहिए कि आज मेरे साथ क्या रहा। पिताजी अपना बताएं कि आज मेरे साथ दफ्तर में या जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरे साथ ऑफिस में क्या रहा, मेरी फैक्ट्री में क्या मेरे साथ हुआ, पूरा दिन मेरा कैसे बीता। मम्मी को बताना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। ठीक उसी तरीके से बच्चा भी अपना पूरा दिन का शेड्यूल आपको बताएगा कि आज मैंने क्या किया। जब आप इस तरीके से अपने पूरा विचारों को शेयर करते हैं, उससे बच्चे के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड होता है। पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में कनेक्शन बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे दोपहर को लंच के समय करना चाहें या फिर इसे डिनर के समय पर करना चाहें। तो इस एक्टिविटी को आप कभी भी कर सकते हैं, जहां पर आप अपना दिल खोलकर बच्चों के साथ सब अपनी दिल की बातें शेयर कीजिए। इससे बच्चा भी अपनी मन की बातें आपके साथ शेयर करेगा और आप बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और वह भी आपकी साइकोलॉजी को समझेगा। इससे आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, तो बच्चा आपकी बातों को जल्दी मानेगा और आप भी बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा समय होता है रात का, जिस समय बच्चा सो रहा होता है। ये समय होता है डेयरिंग का। जी हाँ, ये समय होता है डेयरिंग का। जब बच्चा सो रहा हो, उसे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। उसे आप पंचतंत्र की कहानियां सुना सकते हो, अकबर बीरबल की सुना सकते हो, कोई वीरता से भरी कहानियां सुना सकते हो, जिससे कि बच्चे के अंदर डेयरिंग की भावना उत्पन्न हो। इसी बातों को सोचता हुआ जब बच्चा नींद में जाएगा, वह संस्कार, वह थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा और वो बच्चे को एक बहुत ही मजबूत, एक जिम्मेवार और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 3 चीजों को हमें ध्यान रखना है। 3 समय को, पहला समय है सुबह का, वो समय है केयरिंग का। दूसरा समय है लंच या डिनर का, वो समय है शेयरिंग का। और तीसरा समय है सोते समय, वो समय है डेयरिंग का। तो हमें इन तीनों समयों का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी जगे और वह एक संस्कारी और होनहार बालक बने। तो अब समय हो चला है आज के प्रश्नों का और आपको इन प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब देने हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि वह परेशान आदमी सबसे पहले उस कीमती पत्थर को लेकर किसके पास गया? जी हाँ, सबसे पहले वह उस कीमती पत्थर को लेकर किसके पास गया? मेरा दूसरा प्रश्न है, उस सुनार ने उस कीमती पत्थर की कीमत क्या आंकी? जी हाँ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, उस सुनार ने उस कीमती पत्थर की कीमत क्या लगाई? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि हमें वो 3 ऐसे कौन से समय हैं जिसमें हमें अपने बच्चों के साथ 4-4 मिनट के लिए एक एक्टिविटी करनी है। तो आपको मुझे इन सभी 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में इनके सही उत्तर देंगे, हम उनके नामों को जरूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने इसके बिल्कुल सही जवाब दिए। इसके अलावा मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास कई पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि घर पे हॉलीडे जो होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क में बुक्स ना होने के कारण हम उनको ठीक से नहीं करा पा रहे। और भी कई तरह की रिक्वेस्ट पेरेंट्स टाइम टू टाइम कर रहे हैं, जिन्हें हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपकी बुक्स का इशू आ रहा है इसको भी हम जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, या आपके पास जब हमारा स्टाफ कॉल करता है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। भले ही वो बुक्स की प्रॉब्लम हो, भले ही होमवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई आपकी हर समस्या का प्रॉपरली समाधान किया जा सके। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप से आपके पास होमवर्क पहुंचता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम को वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप करके हमें बता सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकें, जिससे कि इन लॉकडाउन के समय में हमें अपने बच्चों को संस्कारी और महान बनाने में हेल्प हो। धन्यवाद। ये डॉल बहुत रो रही है। चलो इसके लिए टॉय ऑर्डर करते हैं। हेलो, मुझे एक टॉय ऑर्डर करना है, लेकिन वो टॉय बहुत ही क्यूट हो। मेरे पास बहुत सारे अच्छे टॉयज हैं। आपको क्या चाहिए? मेरे पास रेड, वाइट, पिंक हार्ट और डोरेमोन और गोल्डन कलर टॉयज भी हैं। तो आपको डोरेमोन पसंद है? बहुत अच्छे। डोरेमोन, सबको हाय बोलो। हाय दोस्तों। डोरेमोन, सबको हाय बोलो। हाय दोस्तों। चलो डिलीवरी के लिए। चलो बिल बना लेता हूँ। लगता है टॉय आ गया।
आपका विवान। दोस्तों मैं हूँ चौरस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, वो भी जूनियर ड्रम की। वाओ! Oh no! दोस्तों ये कितना अच्छा ड्रम सेट है। वाओ! इसके अंदर माइक भी है, हम इसे पैरों से भी चला सकते हैं। तो भी हम इसे खोलते हैं। इतना सुंदर है ये तो। वाओ! ये देखो यहाँ इसकी स्टिक्स है। वाओ! चलो हम इसे असेंबल करते हैं। यप्पी! क्यों मेरा पलंग फर कर रहा है? कौन है ये चपड़गंजू जो इस रात में पिट्टू की नींद खराब कर रहा है? अभी इसको फोन मिलाता हूँ। रुको सॉरी, रुको, किसी का फोन आ रहा है। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे क्यों तुम आधी रात को शोर कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरा नाम है पिट्टू सिंह। गुरु सो जा गुरु सो जा, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी। अबे क्या बोला? 5 मिनट और? तुझे पता नहीं पिट्टू नाम है मेरा, सबको पटक के धोना काम है मेरा। सो जा वरना पटक डालूंगा। छड्डा पिट्टू अंकल, आप भी आ जाओ, आपको रसमलाई खिलाता हूँ और आपको गुड़गुड़ा भी सिखाता हूँ पिट्टू अंकल। ओ गुरु रसमलाई, फिर तो मैं अभी आया 1 मिनट में। Oh no!
like, share, subscribe to my channel and click the bell icon to get the notification of my new videos. So bye bye. See you soon. Bye bye friends. You too.